नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड मांगे भू कानून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले राज्य में भू कानून और चकबंदी के मुद्दे एक बार फिर से जोर पकड़ने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि 2005 में कांग्रेस के समय में राज्य में ज़मीन की खरीद की सीमा को 500 वर्ग मीटर किया गया था, जिसके बाद 2007 में बीजेपी सरकार ने संशोधन करते हुए ज़मीन खरीद की सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन 2018 में भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और राज्य में अनुच्छेद 370 लागू करने का आवश्यक हो गया, ताकि दूसरे राज्य के लोग द्वारा की जा रही जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए। लेकिन अब यह मामला लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में भू कानून बनकर भी लागू नहीं हो पाया। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात करें तो पर्वतीय राज्य कहे जाने वाले हिमाचल में 1972 से ही भू कानून लागू है, जिसके तहत किसी भी गैर कृषक को हिमाचल में कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, सरकारी सेवारत कर्मचारियों को भी कम से कम 30 साल की सेवा के बाद ही प्रदेश में घर बनाने के लिए जमीन मिल सकती है। लेकिन उत्तराखंड में अब भू कानून लागू करने और भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ाने के समर्थन में प्रदेशवासियों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों की भी आवाज उठाने लगी हैं। हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों में एक मुद्दा हमारा भू कानून है कि हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हिमाचल की तर्ज में उत्तराखंड में भू कानून बनाया जाए, जिससे कि माफियों की जो गिद्ध नजर इस सीमांत क्षेत्र पे है, जो सुरक्षा, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए हम समय समय पर डिमांड करते रहे हैं और इसके लिए माननीय तिवारी जी ने भू कानून 2002 में जब उनकी सरकार आई, उन्होंने इसका बनाया और बनाने के बाद जो 500 वर्ग मीटर का उन्होंने मिनिमम एक ऐसा दिया कि उसके ऊपर की जमीन कोई भी बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता, और आगे चलकर माननीय खंडूरी जी ने इसको 250 वर्ग मीटर में किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को किस तरह से फुटबॉल बनाया और किस तरह से माननीय जिसको हम बहुत ईमानदार मानते थे खंडूरी जी के टाइम पे, किस तरह से भू माफियों ने इसका दुरुपयोग करके और यहाँ पे जमीन एक ही दिन में बड़ी भारी जमीन है, सिंगताली की जमीन में सीधा उदाहरण देता हूँ और इंडिकेट करता हूँ कि वहां पे भू कानून तोड़ा गया। वहीं इस मामले पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने हमेशा से विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का काम किया है और भू कानून को लेकर भी सरकार को जो संभव प्रयास करने पड़े या किसी तरह का संशोधन करना पड़े तो वो किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रारंभ से ही विकास के मामले में पूरी तरह से जनहित को ध्यान में रख करके कदम उठा रही है और इसके लिए लगातार जो आवश्यक कदम है, जो निर्णय है, वो लिए भी जा रहे हैं। भू प्रबंधन को लेकर के भी हमारी सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए और उसमें एक निश्चित सीमा तक ही जो है एक सीमा बांध करके खरीदारी करने का जो है प्रावधान किया गया। आगे अगर कोई और आवश्यकता महसूस की गई और ये महसूस किया गया कि इसको और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है, तो सरकार खुले मन से काम कर रही है और हम किसी भी जनहित के कार्य को करने से पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराखंड राज्य को बने 20 साल पूरे हो चुके हैं और आगामी 9 नवंबर को राज्य गठन के 21 साल पूरा होने जा रहे हैं। बावजूद इन सब के आज भी कुछ सपने ऐसे हैं उत्तराखंड राज्य के जो कि अब भी अधूरे हैं। उन्हीं में से एक भू कानून को लेकर प्रदेशवासियों का सपना आज भी अधूरा पड़ा है। इसके चलते लगातार प्रदेश की जनता राज्य में भू कानून सख्ती से लागू करने की मांग कर रही है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि राज्य गठन के इतने लंबे समय बाद भी क्या उत्तराखंड की जनता को भू कानून का अधिकार मिल सकेगा? देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर तमाम समाज सेवी संस्थाएं उत्तराखंड की और तमाम लोग सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चला रहे थे, उत्तराखंड मांगे भू कानून। उसको लेकर भी तमाम नेता को टैग किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि घर में दिए जलाइए।
ये तमाम बातें की जा रही थी क्योंकि अब उत्तराखंड में भू कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसी बातें कही जाती है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश पांडे हमारे साथ प्रदेश महामंत्री हैं यूकेडी के, वो भी जुड़े हुए हैं। और कुछ दिन सुरेंद्र अग्रवाल वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सुरेंद्र जी, आपने 500 वर्ग मीटर कर दिया था उसको, जमीन लेने के फैसले को, लेकिन अब भू कानून की मांग शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं भू कानून की बहुत बड़ा मुद्दा बन के आएगा 2022 के चुनाव में, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने साफ कर दिया है जो भू कानून की बात करेगा हम उसी को वोट देंगे। मुझको बोलने देंगे, अनुमति देंगे जी। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने तो भू कानून को बहुत कड़ा बनाया था कि 500 मीटर से ज्यादा जमीन नहीं ले पाएगा कोई आकर्षक जो होगा बाहर का व्यक्ति। परंतु भाजपा की तो हमेशा से ही राज्य की बेशकीमती जमीनों पर नजर रही है। भाजपा के तमाम नेताओं ने औने पौने दामों में, यहाँ तक कि 1 रुपए के नजराने में करोड़ों रुपए की जमीनों, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। नजराना देकर 1 रुपए का नजराना देकर करोड़ों करोड़ों की जमीन। कई भाजपा नेताओं ने अपने परिवार की संस्थाओं के नाम इस तरह करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जा है, सरकारी जमीन। और हमने तो भू कानून जो है बड़ा सख्त बनाया था। निश्चित रूप से भाजपा के नेताओं ने तो यहाँ तक किया कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों का जो क्षेत्रफल है, विस्तार जो है वो किया, इसलिए था कि इनकी जमीनों पर नजर थी। इनके साथ भू माफियाओं से इनकी गहरी जो है मिली भगत है, इसीलिए जमीन के धंधे में अधिकतर भाजपा नेता जो है वो भागीदार हैं। इसीलिए सब खेल खेला गया। और हम तो भू कानून जो है वो कड़ा होना चाहिए, जिसको सही मायनों में उद्योग को लगाने की हो। कोई संस्थाएं जो हैं वो अपना कोई शिक्षण संस्थाएं खोलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के अलावा मात्र जमीन का व्यापार करने के लिए या भू माफियाओं की मदद पहुंचाने के लिए भू कानून को सख्त बनाया जाना चाहिए। ऐसे लोग जमीनों को घेर ना सकें, भू माफिया जमीनों में कब्जा ना कर सके, औने पौने दामों में बाहर के लोग यहाँ की जमीनों के काला बाजारी ना कर सके, यहाँ के आम आदमी अपने इलाके की जमीन से वंचित हो जाए और दूसरे लोग आकर जमीनों पे कब्जा कर ले, औने पौने दामों में उनकी जमीनों को खरीद ले, फिर उन्हीं को बेचने शुरू कर दे 10 गुने दामों पे। इस पर तो रोक लगाने की आवश्यकता है। ऐसा कानून बने जो इस तरह के भू माफिया जो हैं उन पर रोक लगाई जा सके। हम ऐसे कानून का समर्थन करते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि भू माफिया जो हैं वो हमारी जो जमीन है, हमारे लोगों की जो खेती और जमीन है उसको बर्बाद ना कर सके, उस पर कब्जा ना कर सके, उसकी कालाबाजारी ना कर सके और आम लोगों को अपना सर छुपाने के लिए 2 कमरे का 4 कमरे का मकान बनाने के लिए जमीन सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाए। हम ये प्रयास करेंगे। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि पहाड़ों में चकबंदी की भी पहल की जानी चाहिए। जो चकबंदी है वो कई सालों से, वर्षों से यहाँ पे लंबित है। हम चकबंदी के भी पैरोकार हैं। हमारी सरकार आई तो चकबंदी के लिए भी पहल करेगी और हम ऐसा भू कानून भी बनाएंगे जो आम लोगों के हित में हो, यहाँ के लोगों के हित में हो। ऐसा कानून बनाने की पहल निश्चित रूप से हम लोग करें। देवेंद्र जी, आप पर आरोप लगाए कि आपकी पार्टी पर आरोप लगाए कि जब जब आप सरकार में आए हैं आपने नजराने के लिए भेंट कर दी हैं जमीनें। आपने इसको इसलिए भू कानून को हटाया, घटा दिया उसको, क्योंकि आप चाहते हैं कि ज़मीनें भूमाफिया ले जाएं। और कई ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें बीजेपी के नेता जुड़े हुए तार उनसे मिले हैं भूमाफियाओं से, जो कितनी कितनी ज़मीनें लोगों की कब्जा करके बैठे हुए हैं। यहाँ तक फैसला लिया नगर पालिकाओं और नगर निगमों का जो जी सुरेंद्र जी, अब देवेंद्र जी से उनका जवाब जान लेते हैं। देवेंद्र जी, पर नजर थी, उनकी जमीनों पर नजर थी। बेशकीमती जमीन जो है नगरीय क्षेत्र की। सुरेंद्र जी, अब देवेंद्र जी का जवाब भी जान लेते हैं। देवेंद्र जी, सुरेंद्र जी ने जो बातें कही हैं, किया कुछ नहीं लोगों ने। सच्चाई ये है कि तिवारी जी के समय में 500 जो गज का था मामला वो सामने आया था और उसके बाद जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक सख्त कानून लागू किया प्रदेश के अंदर और 250 गज कर दिया गया और बाहरी व्यक्ति के लिए जो खरीद थी वो उसे मना कर दी गई। उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद जब दोबारा कांग्रेस सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने फिर लचीला कर दिया। और मैं, माननीय सुरेंद्र जी हमारे मित्र हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि नेहरू परिवार, गांधी परिवार के दामाद को जमीन किसने दी थी भाई? हमने तो नहीं दी, आप ही ने दी है और दुनिया जानते इस बात को। तो आप कृपया करके ये ना कहें कि आपने बहुत ईमानदारी से काम किया। आपकी सरकार, मेरा व्यक्तिगत आपसे मतलब नहीं है, आपकी सरकार ने लगातार गड़बड़ी करी
और आज जो कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो जिस समय ये थी सत्ता में कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सच्चाई तो ये है कि इन्होंने गड़बड़ किया। फिर त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनती है तो उन्होंने 250 गज को लागू करने के साथ उसको और सख्त बनाया। और अभी जो ये कह रहे थे हमारे मित्र की हम बाहर के लोगों को देना चाहते हैं, जब उत्तराखंड के अंदर इंडस्ट्रियल समिट हुआ और उसमें ये विषय निकल करके आया कि जमीन हमें चाहिए होगी, हमें अगर पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग लगाने हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार देना है तो जमीन की आवश्यकता होगी। तो त्रिवेंद्र जी की समय में भाजपा सरकार ने एक बहुत कड़ा कानून ये बनाया कि हम जमीन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन लीज पर करवाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसमें व्यवस्था ये की गई थी कि ये जमीन किसी को हैंडओवर नहीं होगी, मालिकाना हक किसी को नहीं मिलेगा। मालिकाना हक तो उसी व्यक्ति का रहेगा जो उसका मूल मालिक है, वो केवल लीज पर देगा। और अगर कल ये मालूम चलता है कि बिल्कुल देवेंद्र जी, आपका जवाब लेंगे अभी इसी पर कि लगातार जिस तरह से अब मांग उठ गई है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कि भू कानून उत्तराखंड में बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड मांगे भू कानून। इसकी मांग पिछले कुछ दिनों से और तेज हो गई। हर युवा ये मांग कर रहा है कि उत्तराखंड में भू कानून होना चाहिए। देवेंद्र भसीन जी कुछ कह रहे थे। देवेंद्र भसीन जी अपनी बात को पूरा करें। मैं ये कह रहा था कि जिस समय त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो सरकार ने उद्योगों के लिए जो व्यवस्था करी थी तो लीज का माध्यम निकाला गया था, मालिकाना हक नहीं दिया गया था। और लीज भी केवल उस उद्देश्य के लिए, मालिक तो वही व्यक्ति रहेगा जो लीज देगा। और अगर कल ये महसूस होता है कि जिस व्यक्ति को लीज दी गई और जिस काम के लिए दी गई, उद्योग के लिए दी गई, अगर वो काम नहीं करेगा तो लीज जो है कैंसिल कर दी जाएगी और एक बहुत सख्त तरीके से लागू किया गया। अब वर्तमान में भी अगर कहीं हमको जरूरत महसूस होती है कि इसको और सख्त बनाने की जरूरत है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है, खुले मन से काम कर रही है। हम प्रदेश के जनता के हितों के चिंतक हैं। कांग्रेस के नेता बातें जरूर बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब ये खुद सरकार में थे इन्होंने कुछ नहीं किया। चाहे तिवारी जी के समय में 500 गज का आया मामला, लेकिन उसके बाद जब दोबारा सरकार की नहीं आई तो उसको ढील दे दी। खंडूरी जी ने जो सख्ती करी थी उसको पूछा जाए कांग्रेस से कि आपने उसमें ढिलाई क्यों बरती, और त्रिवेंद्र जी ने फिर आकर के उसको सख्त किया है और वर्तमान में वो सख्ती चल रही है। और हम निश्चित तौर पर, और जो भी बात आ रही थी चकबंदी की, तो हमारी सरकार ने तो एक कदम और उठाया था। हमारी सरकार ने, क्योंकि चकबंदी करने से पहले बंदोबस्त होना जरूरी है, ये तकनीकी पहलू है जिसके बारे में कांग्रेस के मित्रों को तो शायद जानकारी भी नहीं होगी। तो पहले बंदोबस्ती करना जरूरी है और उसके लिए माननीय त्रिवेंद्र जी के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चकबंदी बंदोबस्त करने के भी कदम उठाने प्रारंभ कर दिए गए थे और चिन्हित कर दिया गया था कि इन जिलों में पहले बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि बिना बंदोबस्त किए हुए हम उत्तराखंड के अंदर चकबंदी नहीं कर सकते। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो जमीनें हैं वो परिवार के अंदर हैं, गोला के अंदर हैं, उसको हमको निर्धारित करना पड़ेगा कि कहां पर कौन सा हिस्सा किसके पास है, तभी जो आगे चकबंदी को बढ़ा पाएंगे। इन सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गहराई से देखा, समझा, अध्ययन किया और उसके हिसाब से जो हमको करने जरूरी है काम वो हमने किए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। हम उत्तराखंड की जनता के हितों के रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और इसके लिए जो भी कदम हमारे को उठाने पड़े हैं हमने उठाए हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसे पीछे हटने वाले नहीं। उपाध्याय जुड़ गए। जेपी उपाध्याय जी, अभी मैं थपलियाल जी को सुन रहा था, आप ही के संगठन से हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस भू कानून को फुटबॉल बना दिया। उनकी सीधी शिकायत बीजेपी से थी।
सीधा आपके साथ में जो महामहिम जो हमारे जुड़े हैं, हमारे दोनों बड़े वरिष्ठ हैं और बहुत अनुभवी हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो बात है और जो सच्चाई है वो आपके सामने, जो झूठ है वो सच्चाई बनाकर बहुत बखूबी से वो दोनों रखते हैं, बचिन साहब और सुरेंद्र भाई। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप जरा इनसे पूछिए कि अगर यदि कांग्रेस और भाजपा ने अगर सही कानून 371 लागू कर दिया होता तो आज उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के ये हाल ना हुए होते। आपको कोई भी एक योजना बनाने के लिए वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है। और आपके जो ये लचीला कानून है, आज हमारे पहाड़, जो पहाड़ों में हम रहते हैं, यहाँ पर भी भूमाफिया घुस गए हैं। उसका कारण क्या है? आपने कहा कि हमने 500 वर्ग मीटर बनाया, फिर उसके बाद 250 कर दिया। माननीय दिवाकर भट्ट जी ने जब वो गए तो उन्होंने कैबिनेट में सीधा खंडूरी जी के सामने रखा कि 371 लागू कर दो। उसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव को अकेले कैबिनेट में नहीं, वो गिरा। 250 में कितनी बार हुई वो आपने भाजपा के लोगों से पूछिए। 250 में बड़ी मजमत हुई, उसमें वो करने को 250 भी वर्ग मीटर भी तैयार नहीं थे, फिर बड़ी मुश्किल से 250 किया। आज सीधा सीधा उत्तराखंड क्रांति दल का मानना ये, राज्य आंदोलन के टाइम जब भी राज्य का आंदोलन हुआ था, हमें ये आशंका थी कि ये जो हमारी जमीनें हैं ये खुर्द होंगी। हमने सीधा सीधा धारा 371 की मांग की थी। इसमें अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यदि ईमानदार है तो सीधा सीधा इनको प्रावधान करा देना चाहिए, केंद्र में ले जाकर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रावधान कराए और 371 लागू कराए उत्तराखंड में, उसमें जेके में कहीं भी करा के इसको प्रावधान कराए। और सीधा सीधा भूमि के साथ साथ रोजगार और शिक्षा पर भी आपको 371 आर्टिकल लगाना पड़ेगा राज्य के अंदर। यदि अगर राज्य की जो मूल अवधारणा है अगर उसको बचाना है तो जमीन के हमारे भूमियों को भी बचाना पड़ेगा और उसकी शिक्षा और रोजगार को भी बचाना पड़ेगा। आज रोजगार और शिक्षा और भूमि दोनों तीनों हमारे आज खत्म ही कगार पे हैं। आप देखिए पहाड़ों के क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है, आप शिक्षा के हाल देख लीजिए। तो कम से कम सीधा सीधा प्रावधान कराइए भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, इसे राज्य को बचाने की अब बात आ गई है। 21 साल में जो दुर्दशा आपके सामने है, सब सामने हम देखते हैं। माननीय सुरेंद्र अग्रवाल जी और बचिन जी बहुत अनुभवी हैं, मैं जानता हूं कि बहुत अनुभवी हैं, लेकिन राज्य को यदि सच्चाई बात करनी हो, कब तक भारतीय जनता पार्टी के और ये झूठे बयानों के आधार पर सच्चाई को आप झुठलाते रहेंगे? आप बताइए। जी देवेंद्र जी, उन्होंने कहा कि हर जगह आपकी गवर्नमेंट है, आप धारा 371 क्यों नहीं लागू कर देते? पहले तो उनकी एक जो शंका उसको दूर करना चाहता हूँ कि यूकेडी के हमारे मित्र जानते हैं कि वो दोनों सरकारों में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी रहे हैं लोग और कांग्रेस के साथ भी जुड़ के रहे। तो खैर वो तो एक इतिहास का विषय बन गया। दूसरी बात, जो रोजगार की बात कर रहे थे, तो जो इंडस्ट्रियल समिट हुए थे उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार के समय में, उसमें पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए वहाँ के स्थानीय जो उत्पाद हैं उन पर आधारित उद्योग लगाने या सोलर आधारित लगाने के लिए उद्योग लगाने के बारे में विचार बना और निवेश आने के लिए तैयार हुआ। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि जमीन नहीं है। ऐसे में एक वो रास्ता निकाला गया, लेकिन उस पर राइटर ये रखा गया कि जो रोजगार का अवसर है वो स्थानीय लोगों को मिलेगा। पहली बात, जमीन ना तो कृषि की दी जाएगी, केवल जो बंजर जमीन थी उसको देने की बात हुई थी, और मैंने लीज का स्वामित्व देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। तो हमारी एक जो मूल बात है कि पर्वतीय क्षेत्र में जब तक रोजगार नहीं आएगा, वहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे, तब तक जो है रोजगार की दिक्कतें हमारे यहाँ बढ़ती जाएंगी। इसी विजन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कदम को उठाया है। हम उस कदम को रोजगार के मामले में आगे बढ़ाने वाले हैं। जहाँ तक उत्तर देहरादून वगैरह का मामला है, तो सीधी सी बात तो ये है कि पर्वतीय जो हमारा पैकेज था केंद्र के द्वारा दिया गया, और उस समय तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी, भाजपा की सरकार थी केंद्र में, तो वाजपेयी जी ने उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज दिया था और विशेष राज्य का दर्जा दिया था, और उसी का लाभ लेकर के तिवारी जी के द्वारा उद्योग लगाने की कोशिश की गई थी, जो अपने आप पे तथ्य है। तो लेकिन उस समय ये हुआ कि जो निवेश आया वो ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में आया, इसका लाभ पहाड़ को नहीं मिल पाया। हमारी चिंता पहाड़ के बारे में है, क्योंकि जो मूल बिंदु है, जो भी हमारे यूकेडी के मित्र भी कह रहे थे कि जब तक पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक जो है बात, हमारा जो उद्देश्य है राज्य का, पूरा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की, या खंडूरी जी के समय की सरकार रही हो, या उसके बाद निशंक जी के समय की सरकार रही हो, या त्रिवेंद्र जी और उसके बाद आज धामी जी के समय की सरकार है, हमारी चिंता सीधे तौर पर
उत्तराखंड के रोजगार के बारे में है, उत्तराखंड के युवाओं के बारे में, उत्तराखंड के पलायन को रोकने के बारे में। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पलायन रोकने के लिए आयोग भी बनाया। तो ये सब चिंताएं भारतीय जनता पार्टी के सामने है। फिर भी मैंने कहा, अगर जरूरत पड़ती है, अगर कोई और अच्छा बेहतर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी जनहित में खुले मन से काम कर रही है, क्योंकि लक्ष्य हमारा जनहित का है। उसको पूरा करने के लिए हम पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, कांग्रेस सुरेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, अभी आपने शुरुआत में सुना देवेंद्र जी कह रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस सत्ता पाने के लिए बातें करती है लेकिन काम कुछ नहीं करती है। सुरेंद्र जी। हेलो जी सुरेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी जी, अभी देवेंद्र भसीन जी को आपने सुना था पहले, उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस कुछ भी बोल देती है लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो कुछ नहीं करती है। उनसे कड़ा कानून तो खंडूरी जी ने बनाया था। अगर त्रिवेंद्र सिंह जी की, रावत जी की सरकार ने कोई बहुत अच्छे काम किए होते तो उनको आपने जश्न बनाने का मौका नहीं दिया। उनकी बनाए हुए तमाम कामों को, उनकी बनाई हुई लंबी लाइन को तीरथ सिंह जी मिटाते रहे पूरे 3 महीने, और अब एक नया मुख्यमंत्री दे दिया। अरे 20 वर्ष के इस कांग्रेस राज्य की सरकार में 12-13 वर्ष तक तो भाजपा का शासन रहा है। इन्हें किसने रोका था बंदोबस्त करने से, रोजगार के देने से, उद्योग लगाने से? सच्चाई ये है कि भाजपा नेताओं के पास 1 रुपए के नजराने में करोड़ों रुपए की जमीनें हैं। मेरे भसीन साहब तो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, इनको भी ये भी जानते हैं वो कौन कौन सी संस्थाएं, किन किन लोगों ने कब्जा कर रखा है 1 रुपए के नजराने में जमीनों के ऊपर। और आपके मुख्यमंत्री ने तो उनके साथियों की जमीनों पे नजर थी, इसलिए नगर निगम और नगर पालिकाओं का जो है आपने क्षेत्र विस्तार किया, जिसे जमीनों के जो है फैसले वो घर बैठ के कर सके, जमीनों के धंधे कर सके। अरे आपके नेताओं के तो कई लोगों के सीधे सीधे हाथ जो है जमीन की दलाली में साफ नजर आ रहे हैं लोगों को। आप भी नाम जानते हैं, मैं भी नाम जानता हूं, और यदि आप चाहेंगे तो मैं तो आप ही से निवेदन करूंगा, एक श्वेत पत्र आप जारी कर दें कि सरकारी जमीनें 1 रुपए के नजराने में किन किन लोगों ने ले रखी है। अगर हमारे कुछ लोगों ने ले रखी होगी वो भी जनता के सामने चली जाए, और अगर आपके लोगों ने ले रखी है वो भी जनता के सामने चली जाए। आने दीजिए श्वेत पत्र अपने नए मुख्यमंत्री से, जो कि अभी मात्र 6 माह रहना है, जिन्हें पता नहीं रह भी पाएंगे नहीं रह पाएंगे, कोई और अड़चन आप लगा दें। आपके महारथी जो है 56 जो बैठे हुए हैं 55, वो स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हो सकता है वो उनमें से किसी और की जो है आत्मा जाग जाए, उसने कहा मुझे भी मुख्यमंत्री बनाओ। मुझको तो नहीं लगता कोई फैसले आप ले पाएंगे। तो एक निवेदन तो मैं आपसे जरूर करूंगा भसीन साहब कि आप एक ऐसा श्वेत पत्र जरूर लाएं कि किस किस नेता के पास, किस किस के पास सरकारी जमीनें 1 रुपए के नजराने में मिली है, उनको ये श्वेत पत्र आप जारी कर दे तो अच्छा है, राज्य हित में रहेगा। ये भी जनता भी जान जाएगी आपके किस किस नेता के पास कितनी कितनी जमीनें हैं। ये अच्छा है, जनता के पास सच जाना चाहिए। चुनाव से पहले चला जाए और बेहतर होगा। आपको भी पता चल जाएगा, आपको नहीं पता होगा तो आपको भी पता चल जाएगा। थोड़ी जानकारी हमारे प्रेस के लोगों को भी बढ़ जाएगी, जनता भी जान जाएगी वो जमीन के जो धरती पुत्र हैं वो कौन कौन है आपकी पार्टी में। जी, हमारे यूकेडी के प्रदेश महामंत्री भी जुड़े हुए जेपी उपाध्याय। जेपी जी, भू कानून की मांग अभी हाल ही में 10-12 दिन से नहीं शुरू हुई है, ये काफ़ी पहले से चल रही है। और हमेशा उदाहरण दिया जाता है हिमाचल का कि वहाँ पर अगर सरकारी एम्प्लॉय भी है तो उसको 30 साल कम से कम सरकारी नौकरी करनी है, तब आपको ज़मीन मिल सकती है, कृषि भूमि मिल सकती है। लेकिन उत्तराखंड में मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोग फार्म हाउस बनाना पसंद करते हैं और जो उत्तराखंड का मेन आदमी वो परेशान होता है इससे। उत्तराखंड के लोग बहुत बड़े व्यवसायी हैं। आपको उनको जमीन आवंटन करनी है तो आप उनको बुलाइए, उनको जमीन आवंटन करिए। सरकारी भूमि पर यदि आपको कुछ बनाना है, कुछ रोजगार उपलब्ध कराना है तो आप बुलाइए ना, बाहर के जो प्रवासी हमारे उत्तराखंडी है उनको बुलाइए। आप ये क्यों कहते हो कि हम यहाँ माफियाओं को बुलाएंगे, फिर यहाँ उद्योग लगाएंगे, फिर रोजगार देगा? ये तो कभी होगा नहीं। उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए बहाने बनाकर जमीनों की खुर्द-बुर्द करना केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का काम है। पूरे सिडकुल में आप देखिए, किसी उत्तराखंडी को आपने प्लॉट आवंटन किया हो? सारे लोगों को आपने, कांग्रेस की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सारे बाहर के माफियाओं को बसा दिया। आप रोजगार की स्थिति देखिए, कौन से सिडकुल में, हरिद्वार में आप देखिए, आप हमारे सैंदार रोड IT पार्क में देखिए, हमारे सेलाकुई में देखिए, आप हरिद्वार में देखिए,
इसमें उत्तराखंड के लोग नौकरी कर रहे हैं, आप देखिए तो सही। केवल जमीन बांटने से सरकारें नहीं चला करती, केवल जमीनें बांटने से आपके संगठन चला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संगठन केवल जमीन बांटने पे चल रहे हैं। बिल्कुल जेपी जी जवाब लेंगे देवेंद्र भसीन जी का। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है, हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी। यहां बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है, अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी क्योंकि समर अभी शेष है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं भाजपा नेता देवेंद्र भसीन के पास। देवेंद्र जी, आपने सुना यूकेडी के साथी क्या कह रहे थे, अब इसका जवाब दीजिए। आपकी चाहे तो बीजेपी कर सकती है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया तो किसी को, वो भूमाफियाओं को ही बुलाया। पहली बात तो ये आधार रूप से ही गलत है कि भू माफिया को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया। अगर हम देखेंगे तो देश की नामी गिरामी बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम लेना उचित नहीं होगा, वो हमारे हरिद्वार, सिडकुल वगैरह में स्थापित हैं और हजारों लोगों को उनका रोजगार मिला है। लेकिन हमारी चिंता दूसरी भी है। हमारी चिंता ये है कि केवल उधम सिंह नगर, देहरादून या हरिद्वार जिलों में ही उद्योग न लगे, पर्वतीय क्षेत्र में लगे, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। दूसरी बात हमारी चिंता ये भी है कि वहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं, चाहे वहाँ की सब्जी हैं, चाहे वहाँ के फल हैं वगैरह वगैरह, उन पर आधारित जो है रोजगार प्राप्त हो, उन पर आधारित उद्योग लगे। जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा, उस पर काम किया जाए और तेजी से, और उस पर रोजगार प्राप्त हो। तो उसकी चिंता को देखते हुए जो हमने लीज का एक प्रावधान भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया है, वो उसी के रूप में है। और उसमें भी माफिया का कोई प्रवेश का मतलब ही नहीं है। वो तो मालिकाना हक तो देना ही नहीं किसी को, वो तो केवल लीज दी जाएगी, केवल उसी उद्योग के लिए दी जाएगी, और खेती की जमीन पर भी नहीं होगी वो, क्योंकि खेती हमारे यहाँ पहले से कम है। ये सारी चिंताएं भाजपा सरकार के सामने है। और हमारा तो पूरा ध्यान जो है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 22,000 नौकरियों की जो बात की है, अगले 4-5 महीने में हम जो बैकलॉग है उसको निकालने वाले हैं। तो चिंता क्या है? चिंता यही तो है कि रोजगार युवाओं को प्राप्त होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लगातार सतत काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो भू कानून की बात है, उसको सख्ती से हमारी सरकार ने बनाया खंडूर जी के समय पर, उसके बाद त्रिवेंद्र जी ने उसको और अधिक सख्त बनाया, और उद्योग लगे इसके लिए चिंता करते हुए कुछ ढील दी, लेकिन वो भी सख्ती के साथ ढील दी। किसी बाहरी व्यक्ति को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होगा, उसको लीज पर मिलने वाली है। और अंत में जो बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, अन्य लोगों का भी योगदान उसमें रहा, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जो हमारी प्रतिबद्धता है उत्तराखंड राज्य के लिए है, और उस पर ईमानदारी से काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। और जो सुरेंद्र जी
बार बार कह रहे थे कि व्हाइट पत्र जारी कर दो, तो भाई मैं तो पहले ही कहना चाहूंगा कि जो दामाद जी हैं उनकी जमीन का खुलासा भी आप कर दीजिए। आप अपने लोगों को दामाद जी का तो मोदी जी बैठे हैं देखने को, मोदी जी दामाद को देख रहे हैं। नहीं तो हो ही जाएगा। और जो आप कह रहे थे सुरेंद्र जी, बैठे हैं, कई बार प्रयास कर चुके हैं मोदी जी अमित शाह बैठे हैं उस काम के लिए, वो तो बड़ा काम है, वो कर लेंगे। आप छोटा काम करिए ना, श्वेत पत्र जारी कर दीजिए अपने लोगों का, जिन जिन जो आप कह रहे थे कि जो अपने नगर निगमों का विकास। देवेंद्र जी की बात पूरी हो जाने दीजिए सुरेंद्र जी, देवेंद्र जी अपनी बात को पूरा करें। निवेश देने के लिए भी अडानी अंबानी को देवस्थानम बोर्ड में नामित कर दिया, देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, आपने उनको नामित कर दिया वहाँ पे रोजगार देने के लिए। आप इसमें बहस देवस्थानम बोर्ड पर तो मैं आपसे अलग से बात करूंगा। आप वहाँ अडानी अंबानी को ले आए वहाँ पे नामित करने के लिए, आप तो लोगों का हाथ जो है उससे छिड़वार कर रहे हैं। आप सुरेंद्र जी अब आप लगातार बोलते रहेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप जो है मूल मुद्दे से भटक रहे हैं, आप परेशान है क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया है, आप नरकल आरोप लगा रहे हैं, आप हमेशा दोहरी बात करते हैं। कांग्रेस का जो और आपके जो मुख्यमंत्री थे वो कहते थे हम नहीं बच रहे, आप भागते रहे हैं आप, और इससे जनता ने आपको नकार दिया है, इसलिए नकार दिया आपको जनता ने। अब फिर आप सुरेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा। देवेंद्र जी एक श्वेत पत्र जारी करना है आपको, उसमें किसी का भी नाम हो आप जारी कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, इनको भी दिलासा मिल जाएगा, इनको भी सुकून मिल जाएगा कि चलिए ठीक है इतने नाम थे, उसमें कोई दामाद कोई जीजा कोई भी हो उसमें सबका नाम आ जाएगा। जमीन वो भी आने दीजिए सामने। अरे सुरेंद्र भाई, दामाद के और बेटी और बहू को सबको आवंटन कर दी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, उनको बात छोड़ो। अब क्या करने वाले हैं? केवल चुनाव आके रोजगार का डमरू बजाएंगे क्या? 4 साल में रोजगार नहीं देने था क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछो भाई, आपने पिछले 4 सालों में रोजगार दिया कि नहीं दिया, ये बताइए। दिया 7.5 लाख रोजगार दिया, मैं आंकड़ों के साथ कह सकता हूँ 7.5 लाख रोजगार दिया, हमने दिया। और देखा है कभी पहाड़? जी साहब 1.5% की बेरोजगारी की दर आज 23.5%। मैं गढ़वाल मंडल का सुनिए चेयरमैन राहु मान्यवर, आप लोग तो सत्ता में बैठ करके यूकेडी के लोग तो मलाई खा रहे थे, तो कांग्रेस या बीजेपी थी, आप हमें क्या सिखाएंगे? आप यूकेडी के लोग तो कांग्रेस के साथ और कभी बीजेपी के साथ मलाई खा रहे थे। मैं तो पर्सनली बात कर रहा हूँ आपसे, हमने काम किया है, यूकेडी को जनता ने नकारा। देवेंद्र जी आपको भी रोकना चाहूंगा, सुरेंद्र जी आपको भी रोकना चाहूंगा। जेपी जी आप कुछ बात कर रहे थे, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे देवेंद्र भसीन जी से, अपना सवाल करिए। जब आपके जैसे वहाँ अध्यक्ष थे गढ़वाल मंडल विकास निगम की हालत क्या हुई आज की डेट में? मेरे समय में विकासित हुआ है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं चुनौती देता हूँ आपको, आप चुनौती देता हूँ मैं आपको चुनौती देता हूँ। आप छोटी सोच से बाहर आइए, आपको मैं चुनौती देता हूँ। आप मेरे बारे में एक शब्द भी गलत बोलिएगा, आपको चुनौती देता हूँ, सिद्ध करके दिखाइएगा। और नहीं तो आदित्य आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। आपको नैतिक साथ है, यूकेडी के लोगों ने केवल मलाई खाई है, कभी कांग्रेस सरकार के साथ खाई है, कभी आपने बीजेपी की सरकार से खाई है। प्रदेश की जनता धोखा किया आप लोगों ने, आप धोखेबाज हैं, आपको जनता ने इसलिए बाहर फेंक रखा है, आपको जनता ने बाहर फेंक रखा है। जी हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल आप जो है छोटी सोच के लोग हैं और केवल आरक्षण लगाते हैं। और खुद आपने भ्रष्टाचार यूकेडी के अधिकांश नेताओं ने सरकार में रहकर मलाई खाई है, कांग्रेस के टाइम भी खाई है और उसके बाद भी खाई है, और आप भी दिवाली में लगे हुए हैं। क्या बात करते हैं आप? आपके चेहरे इतने काले हैं कि जनता ने आपको क्या बात करते हैं आप? हाँ आपने कुछ नहीं किया, हाँ आपने हमें क्या, आप मैं चुनौती देता हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप देवेंद्र जी उनकी बात पूरी होने दी फिर आप जवाब दीजिएगा। पहले जेपी जी अपना सवाल कर ले फिर आप जवाब दीजिएगा उसका। जेपी जी आपको जनता ने नकार दिया है, आप लोग तो केवल जनता को वोट बनाने में लगे रहते हैं। क्या बात करते हैं आप एक छोटी सोच के लोग जो है पहाड़ का नुकसान करते हैं आप जैसे लोग। आप एक भी आरोप से दिक्कत दिखाइए, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप छोड़ दीजिए। मैं चुनौती दे रहा हूँ चैनल के ऊपर, आपको मैं चुनौती दे रहा हूँ और 1000 बार कह रहा हूँ, या तो अपनी बात को वापस लीजिए या सिद्ध करके दिखाइए। आप मेरे बारे में बताइए, आपने जो बोला है निगम के बारे में मेरे बारे में बताइए। ऐसी बातें सहन नहीं करता, मैं किसी बेईमानी को स्वीकार नहीं करता, मैं बेईमानी स्वीकार नहीं करता, ना मैं बेईमान हूँ, मैं किसी बेईमान को स्वीकार करता हूँ, और ना मैं यूकेडी के बेईमानी को स्वीकार करता हूँ। मैं यूकेडी के जो नेता हैं जिन्होंने जो है देवेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा। जेपी जी अपनी आपके अगर सवाल होगा देवेंद्र जी को बोल लेने दीजिए, आपका समय हो गया। देवेंद्र जी अपनी बात को रखें।
आप लोगों ने अरे ये कैसे बोलेंगे? ये तो छोटी सोच के लोग हैं, ये तो उत्तराखंड के है ही नहीं। ये तो उत्तराखंड के लोगों के नाम पर दलाली करते हैं, जो उत्तराखंड के लोगों के नाम पर दलाली करते हैं, और इसीलिए उनको जनता ने बाहर फेंक रखा है। कभी कांग्रेस सरकार में रहेंगे, कभी बीजेपी की सरकार में रहेंगे, यहाँ भी लाभ कमाएंगे, वहां भी लाभ कमाएंगे, दलाली भी करेंगे, फायदे भी उठाएंगे और दूसरों पर आरोप लगाएंगे। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, आप एक आरोप सिद्ध करके दिखाइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और नहीं तो आप माफी मांगिए और राजनीति छोड़ दीजिए। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, खुले मन से दे रहा हूं, इस नेशनल चैनल पर दे रहा हूं। जी हाँ, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। आप बताइए, ऐसे नेता क्यों बोलते हैं, ऐसी गलत बातें क्यों बोलते हैं आप क्यों गलत बोलते हैं ऐसी बातें? 3 मुख्यमंत्री बदल रहे हो आप। अरे हमारी अलग बात, आप मेरे बारे में बात करिए पहले, वो तो हम करते रहेंगे। और आप तो वो लोग हैं जिन्होंने कहा था पीकिंग नजदीक, आपके लोगों ने कहा था पीकिंग नजदीक दिल्ली दूर, आपके अंदर देशभक्ति भावना का भी अभाव है। आपके लोगों ने कहा था पीकिंग नजदीक और दिल्ली दूर, आपकी पार्टी की सोच की पार्टी है। क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं आप? पीकिंग क्या पिटलगू है क्या? आपके नेता ने, कासिंग ने कहा था पीकिंग नजदीक और दिल्ली दूर। ये सोच है आपकी, ये आपकी सोच है, ये सोच है। क्यों करी आप लोगों ने? अरे मेरे कार्य की बात करिए, मेरे कार्यकाल की बात करिए, मेरे कार्यकाल की बात करिए आप मान्यवर। और आप पीकिंग के नजदीक रखने वाले लोग हमें देशभक्ति सिखाएंगे, पीकिंग से दोस्ती पालने वाले हमें देशभक्ति सिखाएंगे। और नियुक्तियां करके ये चयन आयोग में अभी आप बताएंगे एक बड़ा घोटाला और करने वाले हो तुम लोगों ने। अरे कुछ सिद्ध तो करो, पहले अपने घोटाले खोल लो यार। कभी कांग्रेस की से हाथ मिलाएंगे, कभी बीजेपी की सरकार में घुस जाएंगे, कभी पीकिंग से दोस्ती पाल लेंगे। अब है क्या आपकी वजूद, क्या आपका वजूद क्या है? आप पीकिंग के दोस्त हैं, आप कांग्रेस के दोस्त हैं, आप बीजेपी के दोस्त हैं, किसके दोस्त हैं आप चीन के दोस्त हैं क्या? देवेंद्र जी और जेपी उपाध्याय जी, आप दोनों लोग को रोकना चाहूंगा। एक एक करके अगर आप एक दूसरे के सवाल का जवाब देंगे तो ठीक है, वरना इस डिबेट का कोई मतलब नहीं है। दोनों लोग एक दूसरे से चिल्लाते रहेंगे, ऐसे ही बात होती रहेगी। और हमारा जो मूल मुद्दा है उससे हम लोग भटक चुके हैं। उत्तराखंड भू कानून मांग रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या बात करते हैं, पीकिंग नजदीक दिल्ली दूर, दोनों सरकारों में रहेंगे, बीजेपी सरकार में भी रहेंगे और भाजपा सरकार में भी रहेंगे। क्या चरित्र है आपका? वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जनता ने कभी आपको बिल्कुल एक एमएलए नहीं है आपका, एक एमएलए नहीं है आपका मान्यवर, जनता ने तो बाहर फेंक दिया आपको। क्या बात करते हैं आप? हमारे से ज्यादा राष्ट्रभक्ति आपके खाली झंडों से नहीं करा करते। अरे आप पीकिंग से दोस्ती पालो ना, हमें राष्ट्रभक्ति मत सिखाइए, हमें राष्ट्रभक्ति मत सिखाइए। हाँ, हम उत्तराखंड बनाने वाले में से एक है। उन्होंने क्या बात करते हैं आप? के मंदिर में राम का मंदिर है बद्रीनाथ, वहाँ उन्होंने तर्क है नहीं, अनर्गल बोलने की आदत पड़ गई है। और चैनल में आके इस पर बोलते हैं, इस प्रकार के लोग चैनल में आके इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, कितनी गलत बात है। चर्चा करेंगे, आप किस पर चर्चा आपको मैं चुनौती कर रहा हूं, मैं आपको मैंने चुनौती दिया मान्यवर, आप मेरे बारे में एक भी आरोप सिद्ध करिए। ये किसी के पर्सनल इशू पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं देवेंद्र जी और जयप्रकाश जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, हम आप दोनों के पर्सनल इशू पे बात करने के लिए नहीं बैठे। हम उत्तराखंड की जनता की जो मांग है हम उस पर बात करने के लिए बैठे हैं, उसी पे ये डिबेट चल रही है। उत्तराखंड भू कानून की मांग कर रहा है और काफी लंबे समय से कर रहा है। अभी आप तो राजनीति छोड़ने, आपका उम्र आ गई है, आपको तो वैसे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति छुड़वा रखी है। अरे यार सुनो भाई, ये अब व्यक्तिगत बात पे आ जाओगे तो मुझे आपके नेताओं की वो पोल खोलनी पड़ेगी, किस प्रकार से बंद कमरों में क्या करते रहे हैं। मैं व्यक्तिगत आता नहीं हूँ, मैं कभी भी व्यक्तिगत नहीं आता, मैं आप पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, मैंने आपके व्यक्तिगत आरोप पर नहीं लगाया, 371 मैंने व्यक्तिगत आरोप कभी लगाना लगाऊंगा, मैं सीमा में रहता हूँ। चलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगा। देवभूमि उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ भू कानून की मांग को लेकर बात तेज नहीं हुई है, सिर्फ कृषि, रोजगार और तमाम चीजों को लेकर भी अब मांग तेज उठने लगी है। पिछले काफी दिनों से इस मांग को और बढ़ावा मिल गया जब युवाओं ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सबसे अपील की कि आप अपने घर में एक एक दिया जलाएं भू कानून के समर्थन में। एक्टर हेमंत पांडे हो या कोई हो, जितने भी उत्तराखंड के लोग थे, सबने ये मांग की कि भू कानून को लागू किया जाना चाहिए। अलग अलग लोगों ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार होने का फायदा होता है। यदि आप कोई अच्छी बात कर रहे हो, भू कानून को फिर से आप लागू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन भाजपा ने उसमें काफी देरी कर दी है, अभी तक भू कानून लागू नहीं हुआ है। वही देखने वाली बात होगी, 2022 के चुनाव सर पे हैं और इस तरह की मांग भू कानून की फिर से तेज हो गई है। तो क्या लगता है, क्या पार्टियां अब भू कानून का सहारा लेके भाजपा को घेरेंगी? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।